हेलो दोस्तों, आराध्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 17 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, 10 मई को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ। दोस्तों, अपने को यह बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ है, तो किन का निधन पद पर रहते हुए नहीं हुआ है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है रघुकुल तिलक। दोस्तों, रघुकुल तिलक है ये, इनका पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ। 4 ऐसे राजस्थान के राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। नंबर 1 दरबारा सिंह, नंबर 2 निर्मल चंद जैन, नंबर 3 श्रीमती प्रभा राव और नंबर 4 शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं राजस्थान के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो यहां पर नहीं है पूछा है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए 4 कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। नंबर 1 नवरंग लाल टिबेरवाल, नंबर 2 वेदपाल त्यागी, नंबर 3 निर्मल चंद जैन और नंबर 4 स्वरूप सिंह। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है वेदपाल त्यागी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तब। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों राजस्थान में 4 बार लगा था। और मैं आपको सन बता देता हूं दोस्तों, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। 7702 7702। अब इसके आगे दोस्तों आपको क्या लगाना है? 6 7 8 और 9। ठीक है, यानी कि 67 77 80 और 92। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, उसके बाद में 1977 में लगा था, उसके बाद में 1980 में लगा था और उसके बाद में 1992 में लगा था। यह आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। तो 1975 के समय यहां पर देखिए, इन चारों के अंदर 1975 नहीं है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। तो सरदार जोगेंद्र सिंह थे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा आयोग है उसका गठन कब किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकारिया आयोग का जो गठन है ये दोस्तों 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। पुंछी आयोग का जो गठन है ये दोस्तों 2007 में हुआ था। ठीक है, और वेंकटचलिया आयोग का जो गठन है ये दोस्तों सन 2000 में हुआ था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है ये दोस्तों 1966 में हुआ था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 2431 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 में निम्न में से कौन से कर्तव्य मुख्यमंत्री के नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 167 में कौन से कर्तव्य मुख्यमंत्री के नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राज्य मंत्रिपरिषद के समस्त प्रशासन तथा
विधान विषयक विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे, ये बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री का कार्य है यानी कि कर्तव्य है ये। आगे देखिए, राज्य प्रशासन तथा विधान विषयक विनिश्चयों की जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उन्हें दें, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी उनका कर्तव्य है। तीसरा देखिए, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी परामर्श देना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ पर इन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी परामर्श नहीं देता, ये दोस्तों नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा ही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्ताव से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्ताव से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है कौन? सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के संबंध में गलत कथन पहचाने, तो दोस्तों गलत कथन है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। देखिए, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरकतुल्ला खान। कौन थे? बरकतुल्ला खान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हुई थी बरकतुल्ला खान की, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? बताइए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो दोस्तों संवैधानिक प्रावधान है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन हो। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें व असत्य कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है और कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, इसमें विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही है, मंत्री परिषद का ये कार्य है। ठीक है, विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। आगे देखिए, वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, देखिए, मंत्रियों के वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल करता है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं करता, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, दल बदल के आधार पर निर्भर व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी निर्भर होगा, ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? गलत है। यहाँ पे 1 3 4 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 3 4, दूसरा इसमें गलत दे रखा है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रेनविल आइंस्टीन ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान किसने कहा? ये कहा दोस्तों किसने? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा। 13 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता?
नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 44। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 44 है। दोस्तों अनुच्छेद 44 है, ये भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व है मूल संविधान में नहीं है? तो मूल संविधान में नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए, तो दोस्तों ये तीनों ही नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मूल संविधान में नहीं है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में 4 नए नीति निर्देशक तत्व है वो जोड़े गए थे, और वो चारों कौन कौन से थे? एक तो था दोस्तों 39 ए, एक था 43 ए, एक था 48 ए, और एक था दोस्तों इसमें 39। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, सही कूट को अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। देखिए दोस्तों इसमें नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश है, बिल्कुल सही है। इनके उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है, ये गलत हो जाएगा। राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, और न ही उन्हें लागू करने के लिए दोस्तों न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी ये तीनों शामिल हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य होता है, तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों 708 होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 708 है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नांकित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 4 राष्ट्रपति दे रखे हैं, इनके कालक्रम के अनुसार अपने को यहाँ पर इनको जमाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसमें राष्ट्रपति होगा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। उसके बाद में एन संजीव रेड्डी, ठीक है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, और उसके बाद में आर वेंकट रमन, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन सी अहिर्ताएं पूर्ण करना आवश्यक नहीं है, यानी कि कौन सी जो योग्यता है उसको पूर्ण करना आवश्यक नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी बिल्कुल सही है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अहर्ताएं हैं, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की पदावधि पर निम्न में से सही कथन की पहचान करें। राष्ट्रपति की पदावधि पर निम्न में से सही कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है। कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने से 5 वर्ष तक होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर समय से पूर्व हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों ही कथन है वो दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के संबंध में असत्य कथन कौन सा है?
बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए चंवरीकर राव कृष्ण सिंह ने लगाया, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई की रकम जनता से वसूलना आरंभ किया, ये भी बिल्कुल सही है। विजय सिंह इस आंदोलन के प्रथम चरण में जुड़े थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 से 1915 तक पहला चरण चला था, और उसके बाद में दोस्तों दूसरा चरण चला था 1915 से और 1923 तक दूसरा चरण चला था। उस दूसरे चरण में दोस्तों विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में भाग लिया था और इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तीसरा चरण है वो दोस्तों 1923 से लेके और 1941 तक चला था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, दूसरे चरण में ये जुड़े थे, ठीक है। असत्य कथन ही बताना था। सी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चौथा कथन देखिए, इसमें विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें रामनारायण चौधरी, इन्होंने तो नेतृत्व ही किया था। शहीद रूपाजी कृपाजी बोलवेसिक समझौता की संज्ञा इनको दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दूध व खरा ये किसान आंदोलन अलग किसान आंदोलन था ही, ठीक है। तो ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये दूध व खरा गाँव है, ये चूरू में स्थित है, ठीक है। ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो दोस्तों अलवर का शासक है वो कौन था? तो दोस्तों जय सिंह था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये नीमूचना हत्याकांड है, ये दोस्तों 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़ी संस्था मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है ये दोस्तों 1938 में हुई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, 1938 में हुई थी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कुंभाराम आर्य इस पुस्तक के लेखक थे, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सत्य है। दोस्तों सत्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की, बिल्कुल सही है। एक ही आंदोलन की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की, बिल्कुल सही है। भगत पंथ के संस्थापक गोविंद गुरु थे, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी सत्य है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोविंद गिरी जाति से बंजारा थे, बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी है ये जाति से बंजारा थे। मोतीलाल तेजावत जाति से भील थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत है ये ओसवाल बनिया जाति से थे, ओसवाल बनिया जाति से थे। ये भील जाति है वो यहाँ पर गलत दे रखी है, और अपने को यहाँ पे असत्य कथन ही पूछा है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी गुरु राजगिरी थे। मीना कार्स की जो स्थापना 1921 में हुई थी, ये दोनों इसमें सही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। दोस्तों निम्न में से असत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है, बिल्कुल सही है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नीमूचना घटना को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही बताया था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मेवाड़ की पुकार पुस्तक के लेखक गोविंद गिरी थे, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो 21 मांगों की एक पुस्तिका थी, ठीक है, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, ठीक है, इस पुस्तक को, और इस पुस्तक के लेखक थे मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार सभी के सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग
क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी है। रोज़ाना एक मॉडल पेपर का भी ज़रूर टेस्ट दें। और सेकंड ग्रेड वालों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों रोज़ाना अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ाना एक एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला दी गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो को लाइक और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको निरंतर पहुंचता रहे। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, 17 नवंबर 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के दिन थी। बताइए, अपने को यहाँ पर बताना है कि 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उस दिन दोस्तों कौन सा दिन था हिंदी महीने में। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, कटरातल के प्रथम महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया। कटरातल के प्रथम महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया, ये नेतृत्व किया दोस्तों किसने, किशोरी देवी ने। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर में किशोरी देवी के नेतृत्व में दोस्तों एक विशाल महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें करीबन 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले और सबसे बाद क्रमशः किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है, सबसे पहले तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना और सबके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 1945 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। यह आयोजित हुआ दोस्तों कहाँ पर, तो ये उदयपुर में आयोजित हुआ। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए नरेंद्र मंडल और चरखा संघ की स्थापना क्रमशः कब हुई। नरेंद्र मंडल और चरखा संघ की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों कब, तो ये 1921 में तो नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी और 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रजामंडल और संबंधित नेता असुमेलित कूट है। दोस्तों प्रजामंडल और संबंधित नेता असुमेलित कूट है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना आप सभी को पता है कि कब हुई थी, 1931 में हुई थी और किसने की थी, कांतिलाल चौथानी ने की थी। यहाँ पे भूरेलाल बयां दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है, बाकी तीनों सही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है, निम्न में से असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों चांदमल सुराणा ने की, बिल्कुल सही है। मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना जयनारायण व्यास ने की, ये भी दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो चांदकरण शारदा ने की, ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी 1929 में। ठीक है, और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने की, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए समाचार पत्र वैभव किस प्रजामंडल से संबंधित है। समाचार पत्र वैभव किस प्रजामंडल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर प्रजामंडल से है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान चित्रकला के संदर्भ में असुमेलित है, राजस्थान चित्रकला के संदर्भ में असुमेलित है। तो दोस्तों असुमेलित कौन सा है, यहाँ पर देखिए तस्वीरारों कारखानों मेवाड़, बिल्कुल सही है। अंजारारी ओबरी ये देवगढ़ में है। सूरत खाना जयपुर, सूरत खाना जयपुर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए चित्रकला किशनगढ़, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकला किशनगढ़ ये गलत है, बनी ठनी का चित्र आप सभी को पता है किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भैंसों का चितेरा
नाम से प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार हैं तो वो कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए भैंसों का चित्रा कहते हैं परमानंद चोयल को। किसे कहते हैं? परमानंद चोयल को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल शर्मा को। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिलाओं द्वारा पशुओं का शिकार व वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है ये कोटा शैली है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोटा चित्रकला की जो प्रमुख विशेषता है वो शिकार के दृश्य ही है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, चित्रशैली संबंधित चित्रकार के संदर्भ में कौन सा जोड़ा असुमेलित है? चित्रशैली संबंधित चित्रकार के संदर्भ में कौन सा जोड़ा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अपने को बताना है कि कौन से क्षेत्र के कौन से चित्रकार इसमें गलत दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अजमेर में, यानी कि अजमेर के चित्रकार थे साहिबा उसन्ना, बिल्कुल सही है। नाथ द्वारा के थे दोस्तों कमला इलायची, बिल्कुल सही है। आमेर के थे साहिब राम, बिल्कुल सही है। मेवाड़ के बाबा रामचंद्र नारायण, ये गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए बाबा रामचंद्र व नारायण है ये दोस्तों नाथ द्वारा से संबंधित हैं। मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन साहिबदीन ये थे दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस चित्र शैली के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? सही उत्तर हो जाएगा, वो है बीकानेर चित्रकार। बीकानेर चित्र शैली के जो चित्रकार थे वो चित्र के साथ में अपना नाम और तिथि दोनों अंकित करते थे। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में असत्य कथन है। राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में असत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजपूत पेंटिंग पुस्तक 1916 में हेवल ने लिखी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक 1916 में हेवल ने लिखी, ये दोस्तों इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए, राजपूत पेंटिंग पुस्तक है ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। यहाँ पर ये पहला ही कथन है वो असत्य है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सत्य है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थानी चित्रकला शब्द रामकृष्ण दास ने दिया, बिल्कुल सही है। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उनियारा व शेखावाटी डुंडान शैली की उपशैलियाँ हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, नए घर का उद्घाटन क्या कहलाता है? नए घर का उद्घाटन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है नांगड़। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जुमारी क्या है? बताइए जवारी क्या है? जवारी तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दूल्हे द्वारा किया जाने वाला यानी कि अभिवादन। तो यहाँ पर दूल्हे द्वारा किया जाने वाला जो अभिवादन है वो कहलाता है दोस्तों जवारी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चारी प्रथा जिसमें दहेज लड़की वाले चारी प्रथा जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं, राजस्थान के किन जिलों में ये मुख्यतः प्रचलित है? सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रचलित है दोस्तों टोंक भीलवाड़ा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक भीलवाड़ा में। आगे देखिए, विवाह के समय नववधु को दिया हुआ कलेवा क्या कहलाता है? विवाह के समय नववधु को दिया हुआ कलेवा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है हिरावणी। क्या कहलाता है? हिरावणी कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। ठीक है, देखिए राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर 21.3% रही, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर 20.8% रही, बिल्कुल सही है। महिला जनसंख्या वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में कम रही, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। महिला जनसंख्या वृद्धि दर है ये पुरुषों की तुलना में अधिक रही, ये इसमें गलत दे रखा है कथन। और देखिए, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर भारत की अपेक्षा अधिक रही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें असत्य दे रखा है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों पर विचार कीजिए। 2011 के आंकड़ों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। अपने को इनमें सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। ठीक है,
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर दे रखा है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों, ठीक है, धौलपुर। आगे देखिए, इसमें शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा दे रखा है दोस्तों। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो बांसवाड़ा, बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, ये गलत दे रखा है दोस्तों। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है, ठीक है, वो है झुंझुनू। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ही इसमें क्या है? सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 ही इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1 और 3 ही इसमें क्या है? सत्य है, बाकी इसमें 2 गलत दे रखे हैं। आगे देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों साक्षरता का जो सही क्रम है वो है दोस्तों इसमें कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के संदर्भ में राजस्थान की जनजातियों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सी जनजाति है वो कौन से जिले में सर्वाधिक उनकी जनसंख्या है। देखिए, मीणा की सर्वाधिक जनसंख्या वो दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है। और डामोर जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या है ये दोस्तों डूंगरपुर में है। भील जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या है, ठीक है, ये बांसवाड़ा में है। और सांसी जनजाति की सर्वाधिक संख्या है ये भरतपुर में है। तो यहाँ पे ब ए दैस है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब ए दैस है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब ए दैस है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों वो सही क्रम है, देखिए, जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राजस्थान टेक्सटाइल मिल भिवानी मंडी में है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। आदित्य मिल किशनगढ़ में है, बिल्कुल सही है। गंगानगर सहकारी कताई मिल ये यहाँ पर हनुमानगढ़ में है, ये गंगानगर इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, रासायन व उर्वरक उद्योग कारखानों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है कि सुमेलित करना है रासायन व उर्वरक उद्योग कारखानों को। अपने को बताना है कि कौन सा उद्योग है वो कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये कहाँ पर है? तो ये डीडवाना में है दोस्तों। कहाँ पर है? डीडवाना में है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, बताइए दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है अलवर में। कहाँ पर है? ये अलवर में है, ठीक है। और देखिए, श्रीराम फर्टिलाइजर, दोस्तों श्रीराम फर्टिलाइजर है ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है ये। और मोदी अल्केलीज एंड केमिकल है ये कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ए सब, ठीक है, द ए सब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, औद्योगिक पार्कों में असुमेलित है, औद्योगिक पार्कों में असुमेलित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ औद्योगिक पार्क दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। देखिए, स्टोन पार्क कहाँ पर है दोस्तों? जो स्टोन पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये धौलपुर के विष्णोद ग्राम में है, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ये दोस्तों सीतापुरा में है। होजरी पार्क जोधपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। होजरी पार्क है ये अलवर के भिवाड़ी में स्थित है, ठीक है। और कोरियाई पार्क है ये निमराना में है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। असत्य कथन है वो दोस्तों यहाँ पर बताना है। इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए यह राजस्थान के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, यह राजस्थान के 13 जिलों से होकर क्या करेगा, गुजरेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसे जापान की सहायता से संचालित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, इसे जापान की सहायता से इसे संचालित किया जा रहा है, दोनों सही है। तीसरा देखिए डीएमआईसी के तहत राजस्थान में दो औद्योगिक क्षेत्र व 3 इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार किए जाएंगे, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें 2 इन्वेस्टमेंट रीजन और 3 औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 3 तो औद्योगिक क्षेत्र और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार किए जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे डीएमआईसी के दोनों ओर 150 किलोमीटर कुल 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का चयन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हुआ, सी नंबर वाला हुआ, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में 100 करोड़ की लागत से एमएसएमई पार्क का निर्माण किया जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों दौसा में किया जाएगा इस पार्क का निर्माण, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानसून पूर्व की वर्षा के संबंध में बेमेल है, बेमेल कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें देखिए एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ वर्षा का नाम है, ठीक है, और ये मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसके बारे में बात कही गई है। देखिए असम में उसको चाय वर्षा कहते हैं, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में उसको आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि इसमें गलत दे रखा है। उड़ीसा में इसे नार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। केरल में बोलते हैं आम्र वर्षा, उड़ीसा में तो नार्वेस्टर बोलते हैं, तो ये गलत दे रखा है। कर्नाटक में चेरी ब्लास्म बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मानसून के निवर्तन के समय बनने वाली दशाओं के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों यहाँ पे सत्य कथन है वो अपने को क्या करना है, बताना है। इसमें एक ही कथन सत्य है, वो है ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण, ये कथन सत्य है, बाकी इसमें तीनों है वो गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लद्दाख राजस्थान, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख है राजस्थान। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पंजाब, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन से राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये मानसून लौटने की अवधि है वो सितंबर से अक्टूबर तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से इसमें प्रभावित नहीं होता, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से इसमें प्रभावित होते हैं। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों सही क्रम है इसमें तुंगभद्रा, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित कौन सा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। देखिए मानसर झील, दोस्तों मानसर झील है ये पंजाब दे रखा है, ये गलत है। मानसर झील है ये कहाँ पर है, तो ये JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में है। तवावोहर झील मध्य प्रदेश, सोंगमो सिक्किम, वीरानम तमिलनाडु, ठीक है। बाकी सारे सही दे रखे हैं, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो असुमेलित है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
पूर्णा नदी है ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। पूर्णा नदी है ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। ठीक है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। यहाँ पर देखिए रावी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, बताइए रावी नदी का जो उद्गम स्थल है ये दोस्तों कांगड़ा स्थित कुल्लू पहाड़ी से, कांगड़ा स्थित कुल्लू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, पेन्नार नदी दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेन्नार नदी, पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार स्थित नंदी दुर्ग पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो ये इसमें वैसे वे में सुमेलित हो गया। महानदी का जो उद्गम है दोस्तों, महानदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमरकंटक हो गया। और कावेरी नदी का जो उद्गम है ये दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर ए ब दस है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ब दस है। ये थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है, ए ब दस है। सही सुमेलित करना है तो ए ब दस है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से असुमेलित छांटिए। तो असुमेलित छांटना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए विष्णुप्रयाग अलकनंदा विष्णु, ठीक है, विष्णु गंगा नदी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए नंदप्रयाग अलकनंदा पिंडर, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इसमें होना चाहिए था दोस्तों कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, तो यहाँ पे नंदप्रयाग दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इसमें देखिए रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी बिल्कुल सही दे रखा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए सोनोजोइक महाकल्प में वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या दे रखा है कि सोनोजोइक महाकल्प में वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ, बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही कथन है वो सत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, निम्न में असुमेलित है। एक तरफ पठार है दूसरी तरफ स्थिति है। अपने को बताना है कि कौन सा पठार की स्थिति कौन सी असुमेलित है वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें बैतूल का जो पठार है ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड का जो पठार है ये दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। रायलसीमा का जो पठार है ये दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है, बिल्कुल सही है। और तेलंगाना का पठार है ये दोस्तों तेलंगाना में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है, तो ये तेलंगाना, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने को यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, कौन सा इसमें असत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसमें थालघाट दर्रा पश्चिमी सह्याद्री में स्थित है। थालघाट दर्रा पश्चिमी सह्याद्री में स्थित है, बिल्कुल सही है। भोरघाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सॉरी इसमें देखिए दोनों ही कथन है वो इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है, अब गलत क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, अपने को असत्य कथन बताना है। ठीक है, दोबारा से देखिए इस प्रश्न को। थालघाट दर्रा पश्चिमी सह्याद्री में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों पश्चिमी सह्याद्री में नहीं, ये उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, और दूसरा देखिए इसमें पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए भोरघाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो भोरघाट दर्रा है, ठीक है, ये जो भोरघाट दर्रा है ये दोस्तों मुंबई पुणे के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये कलकत्ता नागपुर है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो ये दोनों ही कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएंगे। इसमें असत्य कथन दोनों ही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक
ठीक है, असत्य कथन यहाँ पर बताना है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पुणे है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये उत्तर पूर्व दिल्ली है, ठीक है। कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली। आगे देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी है, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, वो अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो गलत है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो दोस्तों सही क्रम है वो क्या है? यहाँ पर देखिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। सिक्किम में 6 लाख, मिजोरम में 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश में 13.82 लाख और गोवा में 41.57 लाख है। तो यहाँ पे ये क्रम है बी नंबर वाला, ये बिल्कुल सही है इसमें। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर से है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो कृष्णा पूनिया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में भू आवेष्टित श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दोस्तों इसमें 6ठा स्थान है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द इकोनॉमिक बुलेटिन त्रैमासिक पत्रिका का संबंध किस संस्था से है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है राजस्थान विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों जेरोम ब्रूनर द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम असमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अधिगम असमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सैमुअल किर्क के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सैमुअल किर्क के द्वारा, ठीक है। अब अपने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आगे देखिए, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया था दोस्तों कार्ल रोजर्स के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों बुद्धि को प्रभावित कौन सा नहीं करता? तो दोस्तों उद्दीपन प्रभावित नहीं करता, बाकी कल्पना, प्रत्यक्षीकरण और बुद्धि तीनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अधिगम की विशेषता देखिए, इसमें अधिगम सकारात्मक हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है ये गलत दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अधिगम स्थानांतरण का आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अधिगम स्थानांतरण का आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बागले के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बागले के द्वारा। आगे देखिए, उद्दीपकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उद्दीपकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य कथन हो जाएगा इसमें कौन सा? देखिए, उद्दीपकों के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, बिल्कुल सही है। प्रवर्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। विमुखी उद्दीपक परिहार एवं पलायन की अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधन तीव्र गति से होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर
अत्यंत दुश्चिंता एवं भय पीड़ित व्यक्ति का इलाज अधिगम की किस विधि द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रमिक विसंवेदीकरण। क्रमिक विसंवेदीकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, अधिगम अशक्त बालकों के बारे में असत्य कथन है। अधिगम अशक्त बालकों के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए असत्य कथन बताना है, ठीक है। अधिगम अशक्त बालकों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता सामान्य होती है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। ये यहाँ पर सामान्य होती है, ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा पुनर्बलन देने पर अधिगम सबसे कम होगा? सही उत्तर हो जाएगा वो है पश्चगामी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चगामी। आगे देखिए कौशल अधिगम के 3 चरण किसने बताए? कौशल अधिगम के 3 चरण हैं वो दोस्तों किसने बताए? तो ये फ्रिट्स ने बताए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन कौन से वो 3 चरण थे? संज्ञानात्मक, शास्त्रीयात्मक और स्वायत्तता, ठीक है। आगे देखिए अधिगम के सिद्धांत के तहत ऐसा माना जाता है कि नया सीखा हुआ व्यवहार पुनर्बलन नहीं मिलने तक व्यक्त नहीं होता। अधिगम के किस सिद्धांत के तहत ऐसा माना जाता है कि नया सीखा हुआ व्यवहार पुनर्बलन नहीं मिलने तक व्यक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिगम के चिन्ह अव्यक्त सिद्धांत। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, परोपकार, आक्रामकता, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि अधिगम की किस विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं? तो ये अर्जित किया जाते हैं दोस्तों मॉडलिंग के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मॉडलिंग के द्वारा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसमें एक ही कथन सत्य है, नकारात्मक पुनर्बलन अधिगम की अभिक्रिया को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। असत्य कथन यहाँ पर देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक सुपरिभाषित होता है। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपक सुपरिभाषित नहीं होते हैं, ये गलत दे रखा है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेलिंगमैन तथा मायर ने अधिगम से संबंधित कौन सा संप्रत्यय प्रस्तुत किया? तो दोस्तों कौन सा प्रस्तुत किया? तो अधिगम असहायतापन ये प्रस्तुत किया। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। तो दोस्तों अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिद्धांत अधिगम, यह केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों तत्परता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तत्परता। आगे देखिए दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। तो वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, बिल्कुल सही है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की जाती है, बिल्कुल सही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, ये इसमें उद्योग मंत्रालय है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य कथन है।
बाकी चौथा भी इसमें सत्य है। आगे देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स के मॉडल के संदर्भ में असंगत है, तो असंगत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए B2B, इसके अंतर्गत एक कंपनी किसी दूसरे फर्म को सामान बेचती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए इसमें B2C, इसके तहत उपभोक्ता किसी कंपनी से सीधे सामान खरीदता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए C2C, इसके तहत उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता से संपर्क करता है, बिल्कुल सही है। C2B मॉडल, देखिए इसमें कंपनी और विभिन्न बैंकों के मध्य लेन देन होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें C2B ये यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, यानी कि इसमें सीधे कंपनी कंज्यूमर से संपर्क करती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए उद्योग क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन इकाइयों के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 55% है, बिल्कुल सही है। कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में जारी की गई, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में जेनेरिक दवाओं का तीसरा बड़ा आपूर्ति करता है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, ये असत्य दे रखा है। आगे देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। यहाँ पर देखिए स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र FDI 49% है, स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र FDI 49% है, जो कि दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सरकार ने स्वचालित मार्ग से बीमा क्षेत्र विदेशी निवेश को बढ़ाकर है वो 74% कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज आपको 18 नंबर का मॉडल पेपर है वो सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर के लिए ये मॉडल पेपर करवा दिया है। अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।